जय माता दी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम और आप जिस स्कीम के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं उसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट प्लस, शॉर्ट में आरडी प्लस। दोस्तों, ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनका मंथली इनकम सर्टेन नहीं है, चाहे वो कहें कि जो बिजनेस मैन है, क्योंकि बिजनेसमैन का ही मंथली इनकम सर्टेन नहीं होता है। दोस्तों, इस स्कीम के द्वारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बड़े पूंजी को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है कि यदि आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में कोई कैपिटल जनरेट करना चाह रहे हैं तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप अपने पूंजी को क्रिएट कर सकते हैं किसी खास पर्पस के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए। जैसे मैंने भी इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे पैसे चाहिए थे शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो चलिए आज इस स्कीम के बारे में आप भी समझे, जाने क्या होता है। देखिए दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट प्लस, पहले तो आप ये समझ लें कि सिंपल आरडी क्या होता है। जैसे आप किसी से सुने होंगे सिंपल आरडी होता है, तो आरडी में होता क्या है? आरडी में बहुत सिंपल काम होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर दे, है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर दे, डिटरमाइन कर दे कि आपको कितने अमाउंट हर मंथ जमा करने हैं इस अकाउंट। यदि मान लीजिए कि आपने तय कर दिया कि 1000 अमाउंट आपने तय कर दिया, आपने 1000 अमाउंट जो है तय कर दी कि हर मंथ आपको डालने हैं, तो आपको तय है कि आपके आरडी में प्रत्येक मंथ 1000 रुपीज जाने ही चाहिए। ये फिक्स्ड हो गया, है ना। इसे बोलते हैं आरडी। अब ये 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, 2 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, 3 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, 5 ईयर्स के लिए भी हो सकता है ना। इसे ज्यादा जनरली लोग करते नहीं है, है ना, क्योंकि आपको ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में कैपिटल क्रिएट करना है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम यही माना जाता है। मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए लोग आरडी करते हैं और 3 साल बाद उनका जो पर्पस होता है वो फुलफिल हो जाता है। ये सोचकर ही अमाउंट तय किया जाता है। ये सिंपल आरडी है। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसे बोलते हैं आरडी प्लस। बोलाता है आरडी प्लस। स्कीम में फायदे के और क्यों मैंने ये बताया कि आपको कि यदि आपके पास रेगुलर इनकम, सर्टेन इनकम तय नहीं है कि कितने आने हैं हर महीने, तो आपके लिए स्कीम वैलिड है। यदि आपको सर्टेन इनकम तय है तो आप फिर इस पे फोकस करें और जाए, है ना। यदि आपका सर्टेन इनकम नहीं है तो आपको हर हाथ में आरडी प्लस कर लेने चाहिए। इसके फायदे समझिए, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि मुझे जरूरी नहीं है कि हर महीने जो है, ध्यान समझिए, 1000 से स्टार्ट करते हैं। मैं कंफर्म नहीं हूं कि हर महीने जो है मुझे 1000 आ ही जाएगी। कभी 1000 बच्चे मेरे पास मंथ के एंड पे, कभी नहीं बचे, कभी 500 रुपये बचे, कभी 200 रुपये ही बचे, है ना। ये आप किसी मतलब 1000, 5000, 10,000 किसी के बारे में नहीं सोच सकते कि आपका सर्टेन इनकम है नहीं मालूम। कभी आपके पास 5000 बच जाते हैं, कभी 2000 बचते हैं, कभी 1000 बचते हैं, कभी 500 रुपये बचते हैं। तो इस स्कीम में क्या करें? आप पहले ये तय करें कि आपको सेविंग कितना हो सकता है, मैक्सिमम मंथली सेविंग कितना हो सकता है, एक्स्ट्रा पैसे कितने आते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में एक्स्ट्रा पैसे मंथ में आपको लगता है कि नहीं, एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास 5000 आते हैं, है ना। एक्स्ट्रा जो एक बार मैक्सिमम एक मंथ था जिसमें आपको मैक्सिमम जो है मई और जून में, जिसमें कोई फेस्टिव सीजन नहीं होता है, उसमें ज्यादा पैसे बच जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता कि नहीं कि 5000 में मंथ का मैक्सिमम बचा सकता, कितना बचा सकता हूँ, मैक्सिमम। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5000 का आरडी खोल देंगे, बोले सर 5000 का आरडी खोल देता हूँ तो मैक्सिमम बचा था। तो आप सोचिए हर महीने फंस जाएंगे। कभी आपके पास 3500 रुपये ही बचेंगे, कभी 2500 बचेंगे, कभी 1000 नहीं बचेंगे। तो अब बोले भाई साहब ये तो फंस गए सिंपल आरडी में, कि अब क्या करें। तो आप ऐसा ना करें। आप क्या करें, आप 500 का ही आरडी करें, है ना। सिंपल सिंपल 500 रुपीज का ही आरडी स्टार्ट करें, ठीक ना। स्टार्ट करें आरडी प्लस। बैंक में जाए,
ने बोले कि मुझे आरडी प्लस में एक अकाउंट ओपन करना है। ये हर बैंक में अवेलेबल है, पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी नहीं है, याद रखिए। पोस्ट ऑफिस में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये बैंकों में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, प्राइवेट बैंक में भी है, गवर्नमेंट बैंक में भी है ना। तो हर तरह के बैंक में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उन्हें जाके सिंपल बोले कि मुझे आरडी प्लस अकाउंट ओपन करना है। कितने अमाउंट से? 500 रुपीज। यदि आपको ये लगता है कि आपके मैक्सिमम जो है किसी मंथ में 5,000 बच जाते है ना, तो आप बैंक में जाए, उन्हें बोले बस 500 का आरडी प्लस अकाउंट ओपन करना। इसका फायदा क्या होगा समझिए। यदि आपने आरडी प्लस में मंथली 500 रुपीज का आरडी अकाउंट ओपन किया, तो आरडी प्लस में ये फैसिलिटी है, ठीक है। आरडी प्लस में ये फैसिलिटी है, ध्यान समझिए। दो मेजर फैसिलिटी। पहला कि आप इसका 10 टाइम्स तक जमा कर सकते हैं मंथ में, मैक्सिमम इसका 10 टाइम्स तक जमा कर सकते हैं। पूरी कैश ले आए, अकाउंट नहीं जाइए और कैश में लीजिए और सीधा आरडी प्लस में जमा कर दीजिए। सेविंग अकाउंट में जमा नहीं करना है, सीधा आरडी प्लस में जमा कैश, है ना। मतलब आप 500 है, उसका 10 टाइम्स कर दीजिए। मतलब आप मैक्सिमम 1 मंथ, ध्यान समझिए, मैक्सिमम 1 मंथ में, ये पर मंथ आप समझिए, मैक्सिमम 1 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, 5,000 जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास अगले महीने और बच गए 5,000, फिर जमा कर दीजिए, है ना। तो ये 500 जो है, 500 का अकाउंट ओपन करके आप मंथ में कितना अमाउंट जमा कर सकते हैं? 5,000 का अमाउंट उसमें जमा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है ना। अब मान लीजिए कि आपने 500 का अकाउंट खोला था, ध्यान समझिए। नॉर्मल अकाउंट होता तो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2,000 रुपए, तो आप परेशान होते हैं, भाई 500 का तो आरडी कट गया, 1,500 का क्या करें, है ना। जनरली लोग 1,500 रुपए लेके बैंक में एफडी करवाने नहीं जाते, को नहीं जाता है। तो ये वो फैसिलिटी है जहां आपके पैसे बचेंगे और उस पर इंटरेस्ट भी अच्छा खासा जनरेट होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी। नहीं, पहले ये समझे कि ये 500 का अकाउंट ओपन कर आप कितना जमा कर सकते हैं? 5,000। आपको किसी मंथ में 500 बचे तो 500 जमा हुआ, किसी मंथ में 1,000 बच गए, जाइए बैंक, 1,000 आरडी प्लस में जमा कर, आपके अपने अकाउंट खुले हुए हैं, 1,000 जमा। आपको किसी महीने 2,500 बचे तो 2,500 ही जमा कर दीजिए, किसी महीने 4,500 बचे तो 4,500 ही जमा कर दीजिए, ये जमा कीजिए। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आरटी प्लस के अकाउंट में ही है, और ये फैसिलिटी कहीं नहीं, है ना। दूसरा फायदा समझिए, है ना। दूसरा फायदा समझिए कि कोई सर्टेन डेट आपके पास नहीं होता है कि नहीं इस डेट को ही जाके जमा करना है। ये डेट तो तय हो गया जिस दिन आपके 500 रुपए अकाउंट से कटेंगे, मतलब ये सेविंग अकाउंट से कटेंगे। याद रखिए, आपका पहले सेविंग अकाउंट ओपन होता है, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वो उसी बैंक में जाए, आगे प्लस अकाउंट ओपन करें हर महीने एक निश्चित डेट को, ठीक है। क्या होता है, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया नहीं 20th ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक मंथ के 20 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे रेकरिंग डिपॉजिट में आएंगे। कहाँ से? सेविंग अकाउंट, हर महीने कटेंगे। इसके अलावे है कि इसके अलावा कोई डेट नहीं फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कोई डेट फॉलो नहीं करना है। मतलब ये कि मान लीजिए आपको 20 को जमा करने थे, ठीक है। अब आपके पास 5 तारीख को, 6 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को, 28 तारीख को, किसी भी दिन, उस मंथ में किसी भी दिन, है ना, उस मंथ के किसी भी डेज में आपके पास पैसे आते हैं। मान लीजिए 1,000 आ गए, 2,000 आ गए, 2,500 आ गए, है ना, 500 और एक्स्ट्रा आ गए, 3,500 आ गए, तो जाइए और जमा कर दीजिए। बस याद रखिए उस मंथ का टोटल जो है, उस मंथ का जो टोटल है वो 5,000 से ज्यादा नहीं। उस मंथ का जो टोटल है 500 × 10, 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस मंथ का टोटल। बस नहीं ध्यान रखना। तो एक सर्टेन डेट भी नहीं अपने पास, नहीं उस डेट पे मुझे कंपल्सन आ गया, ये कंपल्सन नहीं, इन्वेस्टमेंट में कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि उस डेट पे ही जमा कर। ये फैसिलिटी समझिए। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर और नॉर्मल इन्वेस्टर में एक बेसिक अंतर है। यदि आप एक कंपल्सन आ गया कि नहीं 20 तारीख को जमा ही करने पाए 5,000, तो एक टेंशन है ना, फिर एक टेंशन है। यहाँ टेंशन नहीं है, यहाँ सिर्फ 500 जमा करने 20 तारीख को, जो मिनिमम अमाउंट है 500। अब आपको किसी मंथ में हो सकता है कि 3,500 आ गए, एक्स्ट्रा बच गए, आ गया चांस, पैसे आ गए, कोई यूज नहीं आ रहा, तो जाके आरडी में जमा कर दीजिए, क्योंकि पैसे रहेंगे आपके पास तो यूज होंगे ही होंगे, ठीक ना।
यदि पैसे होंगे आपके हाथ में तो वो यूज हो जाए। तो जिस दिन एक्स्ट्रा पैसे आ गए, लगे "आ भाई तो एक्स्ट्रा पैसे तो जाके जमा कर दीजिए"। ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी। अब आई, आगे बढ़ते इस स्कीम में। और इस स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ध्यान समझिए, अभी जो मिल रहा है वो 7% मिल रहा है। सोचिए, एफडी में 7% मिलता है भाई, आरडी में जो है 7% मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरह के फ्लेक्सिबल नेचर पे, जहां आप 500 से लेकर 5000 तक जमा कर सकते हैं। तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है ना। मैंने जो अकाउंट ओपन किया था उसमें तो मुझे 7.3% आज भी मिल रहा है, क्योंकि मैंने परफेक्ट टाइम पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भरा था तभी मैंने कर दिया था, है ना। तभी मैंने कर सकता है। ये 7% हर बैंक में नहीं है। जनरली यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आप जाएंगे उसके ब्रांच में पता करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7% है ना। और एक प्राइवेट बैंक है एक्सिस बैंक, इसमें भी 7% है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसमें यदि आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर 10,000 आपके ब्लॉक हो जाएंगे। यदि आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं सेविंग अकाउंट, तो उसमें 10,000 तो ब्लॉक, उससे नीचे वो खोलते नहीं। यूबीआई में जाए, वहां 1,000 में अकाउंट ओपन हो जाएगा, और 500 आप बोलिए उनको आरडी प्लस अकाउंट ओपन कर देंगे। तो सोचिए, आप जो अमाउंट जमा कर रहे हैं उस पर कितना परसेंटेज मिल रहा है? 7%। और भाई साहब एक बात, ये जो है ना कमुलेटिव है। क्या है? कमुलेटिव। कमुलेटिव इंटरेस्ट का मतलब जो है कि हर क्वार्टर में आपके अकाउंट में, मतलब आरडी प्लस में इंटरेस्ट आ जाएंगे। हर क्वार्टरली आपके आरडी प्लस में क्या आ जाएंगे? इंटरेस्ट आ जाएंगे, वो भी प्रिंसिपल के अमाउंट के साथ जोड़ दी जाएंगे, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये अमाउंट और ज्यादा हो जाता है ना। अभी मैंने रिसेंटली पता किया 7% है, पहले 7.3% थे जब मैंने ओपन किया था, है ना। वो कंटिन्यू, मुझे ये सबसे बेस्ट स्कीम लगता है उन लोगों के लिए जिनका इनकम सर्टेन नहीं है, जो बिजनेसमैन और पैसे आ जाते हैं कभी। अब देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, कभी आपके बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप हुआ, जैसे अब दिवाली के समय आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, है ना। या फिर मान लीजिए घर में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हुआ, कभी कोई बीमार नहीं पड़ा तो उसके भी पैसे बच जाते हैं, कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो ये अकाउंट ओपन होना चाहिए, और मिनिमम अमाउंट, मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप 10,000 तक मंथली कभी कभी सेविंग कर लेते हैं, इसको समझिए। 10,000 तक मंथली कभी कभी आप सेविंग कर लेते हैं, और 1,000 तो नॉर्मली आप सेविंग बचा ही लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए 1,000 बचा ले। तो आप 1,000 का ही अकाउंट ओपन करें। आप जो है ना आरडी में 1,000 प्लस का ही अकाउंट ओपन करें। तो 1,000 का मतलब 1,000 इंटू 10। आप मैक्सिमम हर मंथ कितना जमा कर सकते हैं उसमें? 10,000। और फैसिलिटी ये है कि ये पैसा उठाकर सेविंग अकाउंट में डालिए कि 20 को कटेगा, ये नहीं। 20 को तो जितना आपने अकाउंट, मान लीजिए मैंने क्या बोला, 20 को आपने डेट रखा था आरडी का, तो आरडी जो है 1,000 ही कटेगा आपके सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट से कट के आरडी अकाउंट में जाएगा सिर्फ 1,000, जितने का आपने अकाउंट ओपन किया था। लेकिन आप उस मंथ में जितना मन चाहे उतना पैसा जमा करें, कहाँ तक? 10,000 तक, जिसमें कोई सर्टेन डेट फिक्स्ड नहीं है, आपके कैश जमा करें। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कट रहे। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कि भैया आरडी में जाके मैंने 5 बार जमा कर दिया, फिर 5 टाइम्स एक ही मंथ, 5 टाइम्स इन अ मंथ, एक महीने में आरडी में जाके 5 टाइम्स जमा कर दिया, भैया उसके चार्ज नहीं कटेंगे। सीधा जाए और आरडी में जमा कर, सेविंग अकाउंट में जमा करना ही नहीं, तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखें। और आपको लगता है कि आपको 1 ईयर में ही पैसों की जरूरत है, 1 ईयर का अकाउंट ओपन करें। आपको लगता है 2 ईयर में जरूरत है, 3 ईयर्स का जरूरत है, तो जितने ईयर्स का आपको जरूरत है कि इतने पूंजी के लिए मुझे चाहिए तो कर ले। इस स्कीम का एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, इसे समझ के ही अकाउंट ओपन करें। कितने अमाउंट पे करना है? आप जितने अकाउंट, जितने अमाउंट का आप जो है ओपन करते हैं अकाउंट, जितने अमाउंट का आप जो है अकाउंट ओपन किए हैं, उसी के मल्टीपल में, उसी के मल्टीपल में पैसे जमा होने चाहिए। उसी के मल्टीपल में पैसे जमा होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 500 का ओपन किया, तो 500 का मल्टीपल 2 कर दीजिए 1,000, 3 कर दीजिए 1,500, 4 कर दीजिए 2,000, मतलब ये मल्टीपल में जमा हो। इस मल्टीपल में आप सोचें कि 700 जमा कर दे, नहीं ये संभव नहीं। ये संभव नहीं। आप सोचें 900 जमा कर दे, नहीं ये संभव, है ना। तो उस मल्टीपल में, जैसे मान लीजिए आपने 300 का अकाउंट ओपन किया, आप अकाउंट जरूर ओपन करें। एक छोटे पर्पज के लिए 100 रुपए का ही, 200 रुपए का ही, 300 रुपए का ही, 500 रुपए का ही, अगर
आपका इनकम इरेगुलर है, तो आप अकाउंट ये जरूर ओपन करें जिसमें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? जाइए बैंक में और जाके जमा कर दिया। मान लिया आपने 300 का अकाउंट खोल दिया, 300 तो आपके अकाउंट से कटेंगे हर महीने के जो डेट आपने तय किया है। उसके बाद आपको उसमें या तो उस महीने में 300 रुपये जमा कीजिए, या 600 रुपये जमा करें, या 900 रुपये जमा करें, या 1200 जमा करें। मतलब इसी के मल्टीपल में अमाउंट आगे जमा होंगे। बस ये इसमें डिसएडवांटेज है कि जिस अमाउंट का आपने अकाउंट ओपन किया है उसके मल्टीपल में ही ये अमाउंट जाकर बैंक में आपको जमा करने हैं। और आप देखेंगे कि 1 ईयर्स बाद आप अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके हैं। यदि आपको अपने पूंजी को और लंबा खींच सकते हैं, याद रखिए 7% इंटरेस्ट अभी जो मिल रहा है फिर कभी नहीं मिलेगा। तो इसे 3 ईयर्स के लिए ओपन कर दे। यदि बैंक बोलता नहीं मैं 5 ईयर्स के लिए दे रहा हूँ, तो 5 ईयर्स के लिए ओपन करे, 100 नहीं 1000% ओपन करे। क्योंकि यदि आप ये सोचते हैं, ध्यान समझे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक ना, इसमें तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। यदि आप 7% के लिए अभी ओपन करते हैं, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ओपन करते हैं 3 ईयर्स के लिए, 3 साल तक आपको कितना मिलेंगे? 7% मिलते रहेंगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों नहीं हो जाए। होना ही भाई, 1 ईयर के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट दम डाउन हो जाए। तो अभी ओपन करें 3 ईयर्स के लिए। यदि मान लीजिए कि आप 1 साल के लिए ओपन करते हैं और 7% इंटरेस्ट मिला, फिर आप अगले साल के लिए ओपन करेंगे, याद रखिए 1 ईयर बाद हो सकता है इंटरेस्ट सिर्फ मिले 6%, उसके 1 साल बाद आपको इंटरेस्ट कितने मिले? 5%। तो अभी जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका फायदा उठाइए और 3 ईयर्स के लिए जाइए, ताकि एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए को दे रहा है और आप कैपेबल है 5 ईयर्स तक उसको कैरी ऑन करने के लिए, तो 5 ईयर्स तक कैरी ऑन करते हैं। क्योंकि अभी एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है, बाद में सब डाउन हो जाएगा। ठीक ना, आप देखें मार्च अप्रैल के बाद ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए जाएं और स्टार्ट करें लंबे समय के लिए, और अमाउंट अपने हिसाब से जरूर सेलेक्ट करें। 500 का मतलब आप समझिए कि महीने में मैक्सिमम 5000 जमा कर सकते हैं, 1000 का तो महीने में मैक्सिमम 10,000 जमा कर सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए 3000 जमा करते हैं तो महीने में मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं? 30,000 रुपीज जमा कर सकते हैं। तो सोचिए एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट हो जाएगा। यदि आपको इरेगुलर इनकम है तो जो सर्टेन इनकम का जो सैलरी पर्सन उनका तो तय होता है, वो तो मंथली है। लेकिन आपका कोई साइड बिजनेस है तो भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई डिसएडवांटेज मेरे विचार से अभी तक नहीं है। हो सकता है और किसी बैंक में फैसिलिटी हो, लेकिन मैंने जहां तक पता किया है सारे बैंक में इससे थोड़ा कम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन दोनों बैंक में है। तो आप जाए पता कर लो, और कोई मेरी तरफ से कोई रेफरेंस नहीं कि इसी बैंक में जाना, भाई आपको जो बैंक पसंद हो उसमें जाए। वैसे बैंक में न जाए जहाँ पैसे ही फंस जाए, जैसे सहारा। मैंने बहुतों लोगों को मना किया था भाई कि सहारा में पैसे मत डाल। ठीक ना, जब मेरे ऑफिस में लोग आते थे मुझसे मिलते थे, मैंने सारे लोगों को मना किया, भाई तो आप ऐसे बैंक में जाते ही क्यों जहाँ कैपिटल पे ही रिस्क आ जाता हो। वैसे में नहीं जाना चाहिए, एक अच्छे बैंक में जाए जहाँ कोई रिस्क ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।